अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। बिल्कुल रमज़ान अब जो है माह रमज़ान ख़त्म हो रहा है और इसी तरह हम देख रहे हैं कि तमाम सियासतदान अब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ईद के बाद जो है वो सियासत का बाकायदा आगाज़ होगा, यानी पीडीएम की सूरत में भी होगा। आज तज्ज़िया करने का दिन होता है क्योंकि हमारे वीक का आज लास्ट प्रोग्राम होता है। हमारे मोहतरम तज्ज़िया निगार हमारे साथ होते हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जिनको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता बल्कि उनकी काफ़ी कनेक्टिविटी है। सबसे पहले हम जिक्र कर लें जो कुछ इस वक्त गाज़ा में हो रहा है। लैलतुल क़द्र की रात से इजरायली जारियत जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है कि निहत्ते जो लोग हैं उनको जो है ना मारा जाए या उनके ऊपर हमले ना किए जाएं। और तशवीश का इज़हार बरतानिया के बोरिस जॉनसन साहब ने भी किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज एक अपने ट्वीट के ज़रिए उन्होंने कहा कि आई एम इमरान खान एंड आई स्टैंड विद गाज़ा, इज़हार यकजहती का इज़हार किया है। उन्होंने भी नॉम्स चॉम्स्की के जो कोट है वो भी उन्होंने उस पर पेस्ट किया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। और इसके साथ साथ आपको इल्म है कि दफ्तर ख़ारजा की जानिब से यानी पाकिस्तान ने इज़राइल की जारियत बर्बरियत जो जिस तरह से वक्फे से इज़राइली फोर्सेस इस वक्त गाज़ा के ऊपर उनकी रिहायशी इमारतों के ऊपर हमला करती रहीं और इस हद तक तबाह जो है वहाँ पर तबाही मचाई है और निहत्ते मुसलमानों के ऊपर निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है उस पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी रिएक्ट किया गया है, यानी पाकिस्तान की तरफ से तशवीश का इजहार भी किया गया है और ये कहा गया है कि इस जुल्म को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द ने भी फ़लस्तीनी सफारत खाने में जाकर मुलाकात की है और दोनों चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों या फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जमात हो, दोनों ने कहा है कि हर फोरम पर वो फ़लस्तीनियों के आवाज़ उठाएंगे। जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो कुछ इज़राइल इस वक्त कर रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाई जाएगी। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर बताते चलें कि आज ज़रा काबीना ने फ़ैसला करना ज़ाहिर है इस हवाले से कि ECL में शहबाज शरीफ साहब का नाम डाला जाए या ना डाला जाए। ये बड़ी अहम चीज़ इसलिए इस वक्त कही जा रही है कि जैसे मैंने कहा ना कि डेवलपमेंट्स बहुत सारी हैं। सऊदी विज़िट जो है वो हमने देखा कि किस तरह से इख्तिताम हुआ। उसके बाद आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्तान में भी की और उन्होंने कहा कि मुखालफिन की जो सारी क्या कहते हैं उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर पानी फिर गया और ओस पड़ गई क्योंकि बहुत ही कामयाब दौरा हुआ है। OIC की सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात हुई है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि अकेला पाकिस्तान, अकेला ईरान, अकेला OIC, अकेले ममालिक कुछ नहीं कर सकते। तमाम मुसलमान ममालिक को इस मसले पर यकजा होना होगा, यानी फ़लस्तीन के मसले पर यकजा होना होगा। इसके साथ यानी शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मसाइल इस वक्त हुकूमत के चल रहे हैं उस पर भी बात की जाएगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी आज फिर से एक मरतबा तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को और कहा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट के दहाने पर ले गए हैं खान साहब की पॉलिसीज़। और ये जो हेलो हेलो करके लोगों से बात की जा रही है, यानी गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से उन्होंने फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आवाम से रब्ता किया उसके हवाले से बिलावल ने कहा कि इस तरह से कभी भी महंगाई का सुनामी जो है वो कम नहीं हो सकता या ख़त्म भी नहीं हो सकता। अपने मोहतरम तज्ज़िया निगारों का मैं तारुफ़ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब, हमारे साथ होंगे अम्मार मसूद साहब और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया क्योंकि 2-3 ज़रा टॉपिक्स हैं तो मैं चाहूँगी कि ब्रीफली आप लोग अपना तज्ज़िया पेश करें हर टॉपिक पर। ब्रिगेडियर स्टाफ स्टार्टिंग फ्रॉम यू, जो दौरे सऊदी अरेबिया है उसके हवाले से आज भी जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि बेइंतहा कामयाब दौरा है और मुखालफिन की जो सारी उम्मीदें हैं उस पर पानी फिर गया है। आप भी समझते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नाजिर साहबा। देखिए ये बहुत बड़ी कामयाबी मैं इस तरह बात नहीं करूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू रेफर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पिछले चंद महीनों में जो हमारे और सऊदी लीडरशिप के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ थोड़ी तलखियाँ भी हो गई थी, वो मेरा ख्याल है और एक स्टेलमेट सा आ गया था। तो जिसमें आपको पता है कि वो $3 बिलियन जो उन्होंने दिए गालिबन वो भी हमें उन्होंने हमसे वापस मांगा, वो हमने वापस दिया। जो कोलालमपुर में एक मिनी इस्लामिक समिट टाइप चीज़ होनी थी, टर्की, मलेशिया, पाकिस्तान,
जिस पे ग़ालिबन सऊदी नाराज़ हुए। फिर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर सऊदी ने क्लियर पोजीशन नहीं ली हुई थी। इंडियन आर्मी चीफ जो है वो सऊदी अरेबिया का दौरा करते हैं और उन एस्टैब्लिशमेंट पे जाते हैं जो कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने मदद की थी सऊदी को पिछली 3 दहाइयों में एस्टैब्लिश करने में। तो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और ये जिसको कहते हैं ना कि दिल जो थे वो आपस में थोड़े से नहीं मिल रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेसिकली एक आपकी मिलिट्री सफारतकारी, द आर्मी चीफ ऑब्वियसली ही प्लेड अ रोल, और उसके बाद और वो भी गए वहाँ पे, बल्कि एक दिन वो पहले चले गए टू टॉक विद द सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप इन सऊदी अरेबिया, और फिर प्राइम मिनिस्टर आए और फिर इकट्ठे वो तमाम वहाँ पे मुलाकातें हुई, MOUs हुए। तो मेरा ख्याल है कि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हुए, वो दूर हो गए, एंड इट इज़ गुड। अब आप देखेंगे कि वो जो सऊदी ने प्लान किया, कहा था जब क्राउन प्रिंस MBS यहाँ पे आए थे 2.5 साल पहले कि जनाब 20 बिलियन डॉलर की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज और ये तमाम ऐसी चीज़ें ऑयल अपना इंडस्ट्रीज ये लगेंगी वहाँ पे। तो अब वी एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह आगे मामला जो है सऊदी इन्वेस्टमेंट वो भी आएगी इन अ बिग वे। अच्छा, ओके, ओवरऑल इट इज गुड। ओवरऑल आप कहते हैं कि इट्स गुड। अच्छा, इस ताल्लुक में जो हमारे जो बहुत सारे ज़ाहिर है हमारे मुख्तलिफ किस्म के ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया से, ये जो हम सडनली मुजम्मिल साहब एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि कभी अगर कश्मीर का मामला हो तो सऊदी हमारा साथ दे, या अब जो फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त इजरायली जारियत इस वक्त जारी है उस पर भी हम चाहेंगे कि सऊदी अरेबिया भी उसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले जैसे पाकिस्तान लेना चाहता है। क्या इस अब की जो ताल्लुकात दोबारा से मैं कहूँगी वो मरहम पट्टी हुई है, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करें ये मामले बिल्कुल अलग हैं और वो मामलात बिल्कुल अलग हैं? देखिए, एक तो मतलब जिस तरह का रिस्पांस पैलेस्टाइन पर मुस्लिम ममालिक का आ रहा है, OIC का आ रहा है, क्वाइट सिमिलर है जैसा कश्मीर पर आता है। तो हमें हमारा गिला ख़त्म हो जाना चाहिए OIC से। अगर वो पैलेस्टाइन पर भी ऐसा ही रिस्पांस देते हैं और कश्मीर पर भी ऐसा ही देते हैं तो फिर मेरा ख्याल है जो गिले शिकवे थे हमारे के OIC हमारे साथ खड़ा नहीं होता। हमें वो गिले शिकवे ख़त्म कर देने चाहिए। और अगर वो पैलेस्टाइन के लिए अब इसराइल से अपने ताल्लुकात ख़त्म नहीं करते हैं तो हम फिर कश्मीर के लिए इंडिया से ताल्लुकात ख़त्म करने का कैसे मुतालबा कर सकते हैं, क्योंकि इसराइल से तो ताल्लुकात बिल्कुल इतना अरसा पैलेस्टाइन की वजह से उन्होंने रखे नहीं, और अब जब रखे हैं तो उसके बाद जो कुछ इसराइल कर रहा है, अगर वो इसके बाद भी अपने ताल्लुकात ख़त्म नहीं करते या उनका कोई लेवल नीचे नहीं लाते हैं, कॉपरेशन ख़त्म नहीं करते हैं, तो फिर पाकिस्तान को वो एक्सपेक्टेशंस कश्मीर के हवाले से भी नहीं करनी चाहिए उनसे जो हमें पहले OIC से या मुस्लिम ममालिक से होती हैं। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है इस चीज़ को नाउ आउट ऑफ क्वेश्चन कर देना चाहिए कि कहीं पे कोई जॉइंट रिस्पांस होगा, कोई जॉइंट हिकमत अमली होगी, कोई जॉइंट रिजॉल्व होगा। सबके अपने अपने ताल्लुकात हैं, सबके अपने अपने मफादात हैं। जहाँ कुछ कॉमन है वहाँ देख लें, जहाँ कॉमन नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर इकट्ठे होना कि हम मुसलमान हैं और मुस्लिम उम्मा हैं, मुझे नहीं लगता ये इकट्ठे होने की कोई वजह है, ये इकट्ठे होने की कोई दलील है, या मुस्लिम ममालिक सिर्फ इस बुनियाद पर इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं। सबके अपने ट्रेड इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, अपने डिफेंस इंटरेस्ट हैं, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। उन सब के नज़दीक वो इंटरेस्ट पहले हैं, और ये जो हम स्लोगन बेचते हैं मुस्लिम उम्मा का, ये कोई बहुत बाद में है, ये बायबल प्रोडक्ट नहीं रहा मुस्लिम वर्ल्ड में। अब ये कोई इसको कोई इतना पॉजिटिवली नहीं देखा जाता, लिहाजा हमें भी इससे बाहर आना चाहिए और बाहर आना सीखना चाहिए। ये बड़ी अपना अपना स्टांस है। हाँ। हम अगर पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो वो हमारा स्टांस है, हम पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना चाहते हैं। हो सकता है UAE पैलेस्टाइन के साथ ना खड़ा होना चाहे, सही हो सकता है टर्की के भी इसराइल से ताल्लुकात हैं, कोई टर्की के हमारे इसराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, ओके, लेकिन टर्की के हैं। टर्की ने खत्म किए हैं इसराइल से। इतनी बमबारी के बाद क्या उन्होंने इसराइली एम्बेसडर को एक्सपेल कर दिया है, जो हम सऊदी अरब से बड़ा गिला कर रहे हैं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कही है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड की यूनिटी और मुस्लिम वर्ल्ड के पीछे जो छुपने की, या हम समझते हैं, मुजम्मिल कहते हैं हमार कि बाइबल प्रोडक्ट नहीं है। हर कंट्री के अपने मफादात, अपने इंटरेस्ट सबसे पहले हैं, एंड प्रॉबली दिस कम्स लेटर। ऐसे में जब इमरान खान साहब इस्लामोफोबिया को लेकर मुस्लिम वर्ल्ड को पहले अप्राइज करते हैं, फिर वेस्ट को भी करना चाहते हैं, और अभी भी उनकी OIC की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई और उसके फौरन बाद ये फ़लस्तीन और ये सब शुरू हो गया। क्या इमरान खान साहब
एक्सपेक्ट करते हैं कि OIC विल प्ले अ रोल, जैसे शाह महमूद कुरैशी ने कहा कोई अकेला नहीं कर सकता, सबने मिलकर करना, या अगेन इट्स गोइंग टू बी टू नाइव ऑफ पाकिस्तान कि हम इस तरह की सोच रखते हैं? पहली बात तो ये है कि खारजा के मामलात में इमरान खान का किरदार इतना ही है जितना सऊदी अरब के दौरे में रहा कि उनको आखिर में बुलाया गया, ज़कात, खैरात और फितराने के चावल की बोरियां तकसीम की गई और उसके बाद एक भिखारी की सूरत में इन्हें वापस भेज दिया गया। ये बात बहुत सोचने की है कि एक जमहूरी मुल्क में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 दिन पहले सऊदी क़यादत से किस हैसियत में मिले। अगर तो वो कोई दिफाई मामला डिस्कस हो रहे थे फिर तो शायद होना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से पहले अगर हम खारजा के मामला तय कर रहे हैं तो ये बहुत ही गैर जमहूरी बात है। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक 2 ऐसे गुजरा हैं कि इनकी तनख्वाह रोक देनी चाहिए, इसलिए कि ये बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे। इन्हें अपनी वजारतों के बारे में कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। जो इंटरनेशनल कैंपेन्स हैं, हम बदकिस्मती से फाइनेंशियली और माशी तौर पर एक ऐसी पोजीशन पर आ गए हैं कि हमें जहाँ से भी पैसों की कुछ तवक्को होगी, वो चाहे अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, चाइना हो, रूस हो, हमारा कशकोल आगे ही रहेगा और हमारी झोली फैली ही रहेगी। उनकी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, अगर वो उसको मनवाने के लिए हमारा कांधा इस्तेमाल करते हैं तो हम हमेशा की तरह अपना कांधा बड़ी खुशी से पेश कर देंगे, इसलिए कि बेकारियों के पास इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा चॉइस नहीं होती। कुछ वहाँ पर मज़ीद भी गुफ्तगू हुई है जो ज़राए ने हमें बताया है, जिसमें कुछ पाकिस्तान की सियासत का और जो यहाँ पर हाल अहवाल कर दिया गया है उसके हवाले से भी बात हुई है। कुछ डांट डपट भी हुई है जिसके असरात आपको ईद के बाद पाकिस्तानी सियासत में नजर आना शुरू हो तो अमार साहब कुछ खबरें आपके पास भी हैं, करें ब्रेक, बताएं कि किन बातों पर डांट डपट हुई और क्या चीज़ें जो है वो हम एक्सपेक्ट करें जब पाकिस्तान की सियासत पर अगर बात हुई है। भाई देखिए, बात पाकिस्तान की सियासत पे बहुत ज़्यादा हुई है और आप चंद एस्पेक्ट उसके देख लीजिए जो हमें नज़र आ रहे हैं। उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है, मैं उस गुफ्तगू में शामिल नहीं था, मुझे ज़राए के ज़रिए ही बात पता चली है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपने देखना शुरू कर दिया है कि अभी आपने एक जज साहब की ये खबर सुनी होगी कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो नाअहली का केस है वो ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के केसेस माजी में ख़त्म हो चुके हुए हैं। एक तो ये बात सामने आ रही है। दूसरा, आपने देखा कि शहबाज शरीफ जिस तरह एक्टिव हो गए हैं। मैं ये नहीं, इस पे नहीं बात कर रहा कि वो बाहर कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, लेकिन द वे ही इज बिहेविंग, वो कभी बरतानवी हाई कमीशन से मिल रहे हैं, सिफारतकारों से मुलाकात, और ये सब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब मैं एक चीज़, क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ज़रा ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे कि जब हम इमरान खान साहब को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बगैर चल नहीं सकते और सेम पेज की बात है, अब जबकि हम ये बरमला बहुत सी बातें भी सामने आ रही हैं और कई इशारे भी मिल रहे हैं जिससे साफ ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट शायद उनके, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने तो एक टेलीविज़न इंटरव्यू में अपने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा भी कि अब हमारे मामला ठीक हो गए हैं। तो अब ये ठीक है, अब ये जायज़ है, लेकिन अगर इमरान खान सेम पेज की बात करें तो वो नाजायज़ क्यों? अपने तीनों मेहमानों से मैं ये पूछूंगी राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर साहब, आपसे ज़रा गुफ्तगू पूछते हैं, अपने तीनों मेहमानों से तज्ज़िया करवा रहे हैं कि अब जबकि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो इशारे नज़र आ रहे हैं कि एज इफ द एस्टैब्लिशमेंट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल हिम बीइंग आउट एंड उनके लिए कोई स्पेस जो है उसकी भी बड़ी जिक्र हो रहे हैं, बड़ी चीज़ें हैं, तो अब ये जायज़ करार दिया जा रहा है, लेकिन खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज की जो गर्दान होती है उस पर सब तनकीद करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बात ये कि ये जो अभी आपने जिक्र किया कि ज़ुबैर साहब ने कहा कि रावलपिंडी के साथ कुछ बेहतर ताल्लुकात हो गए वगैरह, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, ये सारे मैं इनको हमेशा डालता हूँ उस कैटेगरी में जिसको कहते हैं प्लांटेड नैरेटिव्स। ये नैरेटिव प्लांट किए जाते हैं। अच्छा जनाब, अब हमने अगर इमरान खान को बैकफुट पे रखना है, को थोड़ा परेशान रखना है, तो एक नैरेटिव ये कर दें जनाब, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान अब एक पेज पे नहीं रहे,
ताकि इनकी आपस में रिफ्ट हो जाए और लोगों को PMLN वालों को थोड़ी उम्मीद हो जाए कि हाँ भाई ये तो कुछ हमारा मामला अब चलेगा। तो इसका मतलब इमरान खान साहब परेशान होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि एस्टैब्लिशमेंट सेम पेज पर नहीं है। देखें, जब मीडिया में ये चीजें प्लांटेड नैरेटिव आते हैं तो जारी बात है, हो सकता है कि वो दिल में हंसते हो कि इनको तो पता ही कुछ नहीं है, जो ये नैरेटिव दे रहे हैं इनको करने दो भाई, बिकॉज इससे इन्होंने 2 साल तो पूरे करने हैं ना, अब 2 साल रह गए अगले इलेक्शन में। बात तो भी होनी ये चाहिए कि इमरान खान ने तो ये इन्होंने पूरी कोशिश की, उसको तो ये डिसलॉज नहीं कर सके, ले आए नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो भी नहीं ये ला सके। ठीक है, नहीं ला रहे, क्यों नहीं लेके आ रहे? हिम्मत नहीं है, ये क्या है, मूड नहीं है। इनको पता 2 साल बाद इलेक्शन आ रहे हैं, एक्चुअली तैयारी तो उसकी करनी चाहिए। पीपल पार्टी ने देख लिया कि ये जो इलेक्शन अभी आए हैं, ये जो पीछे हुए हैं अपना खुशाब में, कि उनकी 640 उनको अपना वोट मिले, उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप ही चेंज कर दी पंजाब में। उनको पता है कि भाई ये तो अगले इलेक्शन में वी आर डूम्ड, अगर ये हमारी इस किस्म की सूरत हाल रही। सो एक्चुअली इस वक्त हो क्या रहा है, सारी पार्टी इंक्लूडिंग द PTI दे आर नाउ थिंकिंग ऑफ 2023 और 2 साल रह गए। फिर मैं बार बार ये फिगर दे रहा हूँ, और इसलिए PTI का जो एफर्ट्स क्या है, ग्रोथ रेट बेहतर करो, इकोनॉमी को अगले फाइनेंशियल बेहतर करो, एक्सपोर्ट्स और बेहतर करो। अब प्रोजेक्ट्स जो शुरू हो गए हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हर सूबे में या जो भी कराची रिलेटेड उनको मुकम्मल करो, ताकि इलेक्शन में जाने से पहले हम कुछ लोगों को बता सकें, परफॉर्मेंस दिखा सके अपनी। अच्छा, एक बात कह रहा हूँ, देखें शहबाज शरीफ साहब की आपने बात की, भाई मुझे आप ये बताएं, उनके ऊपर तो इतने खौफनाक वो जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस और एसेट्स बियॉन्ड इनकम वाले, वो जब जाते हैं और मिलते हैं यूके हाई कमिश्नर को, तो वो यूके हाई कमिश्नर दिल में हंसता होगा कि यार ये बंदा जो है, इसके बाकी खानदान को ये शुक्र करे हमने उनको पनाह दी हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूके हाई कमीशन की वो क्लास ली गई है सोशल मीडिया पे, वो क्लास ली गई है जब उसने वो इस्लामाबाद के मनी ट्रेल का वो गार्बेज दिखाया। उन्होंने कहा व्हाट अबाउट आवर गार्बेज जो कि आपने रखा हुआ वहां पे लंदन में, रिटर्न दैट गार्बेज। या हम आते हैं, हम खुद आके वो गार्बेज को उठाते हैं। अच्छा। मैं कहता हूँ यूके हाई कमिश्नर कानों को हाथ लगाएगा जो कभी उसने कोई दोबारा ट्वीट कर दी, और यूके फॉरेन ऑफिस ने देख लिया होगा कि भाई जो पाकिस्तानी अवाम का सेंटिमेंट है शरीफ फैमिली के बारे में, तो दे इवन मेरे जैसे बंदे ने क्या दिया, मैंने कहा हमारी बड़ी लॉन्ग मेमोरी है, अगर आप हमारा गार्बेज वहां पे उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उठाने में नहीं देंगे, हमें वापस नहीं करेंगे, तो फिर जब आपका इंटरेस्ट आएगा यूके गवर्नमेंट, तो फिर पाकिस्तानी हम भी देखेंगे। भाई मुजम्मिल, आप कैसे देख रहे हैं आप ब्रिगेडियर साहब की इस गुफ्तगू को? जी और सुन ले जी, लास्ट बोल दीजिए। लास्ट को शहबाज शरीफ साहब को चाहिए, वो जिस हालत में है कि ही इज अंडर ट्रायल इन पाकिस्तान फॉर वेरियस केसेस, वो किस मुंह से जाके मिलते हैं जनाब चाइनीज इन्वेस्टर को पंजाब स्पीड तो उनकी पसंद आ गई, ये नहीं कहा कि इनकी मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी पसंद आई है, और जाके पैलेस्टीन को मिल रहे हैं। और भाई दे उनको पता आपकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर ओके, ही इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, सदर हैं इस वक्त एक जमात के। कैसी बातें कर रहे हैं मुजम्मिल साहब? ब्रिगेडियर साहब ये कहते हैं कि एक तो ये कि ही इज नॉट द राइट फेस, और दूसरा वो ये समझते हैं कि सिफारतकारों से मिलना उनका बनता नहीं है। और यूके के हवाले से तो आपने देख ही लिया कि यू नो ही इज सेइंग कि दिस इज ऑल garbage that we need to get back. बहरहाल establishment and Imran Khan are on the same page. This is all the planted narrative जो कि मीडिया में नजर आता है। Yes, मुजम्मिल। नहीं, मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर साहब शायद शौकत अजीज की बात कर रहे थे कि वो हमारा गार्बेज जो है मुल्क का वजीर आजम रहा है, या केसेस में मतलूब है मुफ्ती से लेके सारे, और वो लंदन में बैठा है और वो मफरूर है, पाकिस्तान में एब्सकॉन्डर है। शायद वो उस गार्बेज की बात कर रहे थे, शायद वो उस गार्बेज की भी बात कर रहे थे जो दुबई में बैठा है और पूरे पाकिस्तान में उसका कोई इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं है, हालांकि वो 10 साल पाकिस्तान का हुक्मरान रहा है। और उस गार्बेज की भी बात कर रहे थे जिसने, मेरा मतलब है कि और भी मैं ऐसे कई गार्बेज इनको गिनवा सकता हूं जिनकी पाकिस्तान में कोई दूसरा बंदा जिनको नहीं जानता, और वो यकीनन हमारा पॉलिटिकल गार्बेज है जो उन्होंने रखा हुआ है। वो तो पॉलिटिकल गार्बेज नहीं है जिसको लोग वोट डालते हैं, जिसका कोई नाम लेवा नहीं है, वही पॉलिटिकल गार्बेज है, चाहे वो दुबई में बैठा है, चाहे वो लंदन में बैठा है, और चाहे वो वजीर आजम रहा है, चाहे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहा है, और चाहे सदर पाकिस्तान रहा है। तो मैं मान सकता हूं कि ब्रिगेडियर साहब किस गार्बेज की बात कर रहे थे, और किसने किसको कहां बना दी हुई है वो सब, और कौन पाकिस्तान का वजीर आजम होता हुए भी सिटी बैंक का मुलाजिम था, और कौन यहाँ बैठकर किसका काम करता रहा है। तो ब्रिगेडियर साहब को मेरे से ज्यादा पता है, और मैं यकीनन उनका दर्द पहचान से फील करता
सकता हूं, बात कर लेने दें जरा मुझे ब्रिगेडियर साहब, मैंने आपकी बात में बिल्कुल नहीं टोका। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब अंडर ट्रायल लोगों को बिल्कुल पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अंडर ट्रायल लोगों को, इमरान खान को अपनी काबीना में भी नहीं रखना चाहिए। पंजाब के 2 वजीर इस वक्त नैब के अंडर ट्रायल हैं, एक को तो वो अपने साथ उम्रा कराने भी ले गए सरकारी के साथ, और उनके लिए उन्होंने दरवाजा भी खुलवाया हरम का, हालांकि वो नैब के अंडर ट्रायल हैं और यहाँ नैब जदगान हैं, वो भी जमानत पर बाहर थे। पूछना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि वो नैब जदगान को अपने साथ वजीर आजम के तैयारे में उम्रा कराने के लिए सऊदी अरब के सरकारी दौरे पे क्यों ले जाते हैं, और फिर ये भी पूछना चाहिए वजीर आजम से कि वो नैब जदगान को और जो लोग जमानत पर हैं और अंडर ट्रायल हैं उन्हें काबीना में क्यों पंजाब में शामिल कर लेते हैं जो ही उनकी जमानत हो जाए। यकीनन ब्रिगेडियर साहब ये सारे सवालात इमरान खान से कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है इमरान खान और उनकी सोशल मीडिया टीम उनको इसका भरपूर जवाब देगी। इसी तरह जहां तक शहबाज शरीफ की बात है तो ब्रिगेडियर साहब को चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उनकी बेल में पढ़ें, जिसमें कहा गया है कि कोई टीटी शहबाज शरीफ के नाम पर नहीं आई है, कोई उनके असासे आमदन से ज्यादा नहीं है, और किसी सरकारी फंड से उनके किकबैक का इल्जाम नहीं है। ये फैसला उन्हें पढ़ना चाहिए ब्रिगेडियर साहब को, और उसकी रोशनी में अपनी गुफ्तगू को फ्रेम करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस वक्त जो एक अदालतों पर चढ़ाई शुरू की हुई है। कल तक जो हमें बताते थे कि जी मॉनिटरिंग जज लगाकर अगर इंसाफ को तेज किया गया है, उसको स्पीड लगाई गई है, तो तेज तर इंसाफ की मुखालफत कैसे की जा सकती है। और आज अगर किसी को जमानत या कोई चीज मिल जाए इंसाफ से, तो आज इनको इस बात पर इतराज है कि जी तेज इंसाफ क्यों हुआ है। भाई जब मॉनिटरिंग जज लगा के जो तेज कर रहे थे वो आज जमानत को भी तेज कर रहे होंगे, वो आज ECL से निकालने को भी तेज कर रहे होंगे। तो ब्रिगेडियर साहब उन कुव्वतों को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं जो इंसाफ को तेज करते हैं, आहिस्ता करते हैं, अच्छा, अब आपने क्योंकि ये जवाब दे दिया, मैं जरा अमार की तरफ भी चलती हूँ। मुज़म्मिल साहब, अमार, आपको लगता है कि ये जो अब पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है उसमें बारहा ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब इज एक्सेप्टेबल, तो क्या सब लोगों में ये एक्सेप्टेंस है और रहेगी हमेशा कि एक्सेप्टेबिलिटी अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट की ही होती है, स्पेस भी उन्हीं से लेनी होती है? वो जो PDM का एक पूरा बयानिया था टू टेक बैक दिस स्पेस, वो अब खत्म हो गया, इट्स फिजल्ड आउट कंप्लीटली। मैं आपको इसका थोड़ी सी तफसील से जवाब दूंगा। पहले एक जुमला सिर्फ उस हवाले से जो पहले गुफ्तगू हो रही थी कि अगर किसी शख्स के ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो उसको फिर ना किसी वजीर से मिलना चाहिए, ना किसी सफ़ीर से मिलना चाहिए। तो इसकी सबसे कभी जो मिसाल है वो जनरल आसिम बाजवा की है। उनकी ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, उनके ऊपर प्रूवन असासे हैं, और वो CPAC के चेयरमैन बने हुए हैं, और पता नहीं किस किस से मुलाकात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर संजीदगी से गौर करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान में सियासी हालात हैं वो बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। 3-4 चीज़ें मैंने आपको पहले गिनवाई। शहबाज शरीफ जिस तरह बिहेव कर रहे हैं, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होने की बातें हो रही हैं। नजम सेठी साहब ने ये अभी पिछले दिनों एक तजिए में कहा कि पंजाब में शहबाज शरीफ आ रहे हैं और फेडरल में पीपल्स पार्टी और PTI की हुकूमत बन रही है। ये कुछ सूरतें, एक लंदन से सहाफ़ी हैं हमारे दोस्त, उन्होंने एक खबर दी कि आजकल जो लोग नवाज शरीफ से लंदन में मिल रहे हैं, अगर उनके नाम बता दिए जाएं तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा तूफान आ जाए। तो ये सारी सूरतें हाल, ये फैक्ट्स हैं जो इस वक्त हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पर अब जो नैरेटिव इख्तियार कर चुकी है उससे मफर इख्तियार नहीं कर सकती, इसलिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर वो दोबारा किसी डील के चक्कर में, किसी इस तरह के राब्ते के चक्कर में जाते हैं तो वोटर उनको कारकुन उनको चैन से नहीं बैठने देगा। देखिए, डेमोक्रेसी का यही तो एजाज़ है, ये लोगों के जहनों में एक दफ़ा समा जाए तो ये आपको सवाल करने की, एहतसाब करने की इजाज़त देती है। ये कोई माशाल्लाह थोड़ी होता है कि जहाँ सवाल ही नहीं हो सकता, तो फिर लोग इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। मुझे मेरा तज्जिया इस सूरत हाल के बारे में ये है कि ये इमरान खान के गिर्द पैनिक की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। कुछ PTI के वज़रा से आपकी भी मुलाकात होगी, हमारी और हमारे दोस्तों की भी मुलाकात है।
وہ لوگوں کی آج کل یہ کیفیت ہے کہ جیسے آپ کو کسی جگہ آپ نوکری کر رہے ہیں اور آپ کو بتا دیا جائے کہ اگلے مہینے آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی یہ مہینہ آپ نے گزارنا ہے. اسی طرح وہ ڈی مورلائزڈ ہے. اس ساری پینک سچویشن کا میرے خیال میں یہ کریٹ اس لیے کی جا رہی ہے کہ خوف کے مارے عمران خان اسمبلیاں توڑتے ہیں، اور عمران خان کے پاس جو تھوڑی سی رہی سہی عزت ہے وہ بچانے کا واحد طریقہ ہے. ایک دفعہ یہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو پھر وہ ہوگا جو نواز شریف کی جو پی ڈی ایم کی خواہش تھی کہ نئے الیکشن ہوں گے. مسلم لیگ نون کو آپ شہباز شریف صاحب کو جو مرضی کہہ لیجئے، مسلم لیگ نون میں ہم اب وہی ہوگا جو نواز شریف چاہیں گے، جو مریم نواز چاہیں گی. باقی ساری فروئی باتیں ہیں، ان کو آپ مٹیریلائز ہوتے نہیں دیکھیں. اچھا، کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن ہمارے ایک لاسٹ چیز بتا کے جائیں نا کہ وہی ہوگا جو نواز شریف صاحب جائیں گے. ان کا تو بڑا سخت بیانیہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. اب وہ معاملات سب ختم، کیونکہ اگر کہیں سے یہ سگنلز آپ کو ملنا شروع ہو جائیں کہ یور ایکسیپٹیبلٹی، یور ایکسیپٹیبل، آپ آ سکتے ہیں، آپ کیس بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے، تو پھر سب کچھ ختم. پھر وہ سارے جمہوریت کے دعوے اور خوبصورت جمہوریت اور ایسی جمہوریت ہونی چاہیے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں نا، دفن ہو جاتے ہیں. نہیں، میرے خیال میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. ایک اس میں صرف ایک ایلیمنٹ مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ تین بڑوں کا جو نیکسس کریٹ ہوا تھا، یہ بنیادی طور پر 10 سال کے لیے کریٹ ہوا تھا. اب تقریباً 2.5-3 سال کے بعد اس قدر ابتر حالت ہو گئی ہے کہ اب صرف معیشت کو مشکلات درپیش نہیں ہیں، پاکستان کی سلامتی اور بقا کے معاملات بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. اس صورتحال میں وہ جو پلان تھا 10 سال کا، وہ 2.5 سال پر آ گیا ہے اور کچھ معافی تلافی کی کوشش کی جا رہی ہے. یاد رکھیے اس بات کو، اس وقت ڈیل کی ضرورت نواز شریف کو نہیں ہے، اس وقت ڈیل کی ضرورت اسٹیبلشمنٹ کو ہے. اور آنے والا وقت اس بات کو پروو کرے گا کہ نواز شریف بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اپنے نریٹو پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجیے نا کہ میاں جاوید لطیف کی مثال لیجیے، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ بات صرف میاں جاوید لطیف نے نہیں کی، نواز شریف نے نہیں کی، جاوید ہاشمی نے نہیں کی، یہ بات گلی کوچوں میں ہو رہی ہے. ٹھیک، اچھا میں ایک بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ آپ نے تجزیہ کیا ہے ساری سچویشن کا. ذرا بریگیڈیئر صاحب تو ظاہر ہے نفی میں سر بھی ہلا رہے تھے، اور وہ آج بھی سمجھتے ہیں کیا کہ 2028 میں وہ ہمیشہ سے شروع سے بتاتے آئے ہیں کہ 2028 میں ہی یہ الیکشن ہوں گے، خواہ کچھ بھی ہو. اور کچھ دن پہلے ہی بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ہم بہت اچھی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ فگرز بھی بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں، معیشت بھی سٹرونگ ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب اب پرفارم بھی کر کے دکھائیں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. کیا واقعی پرفارم کر کے دکھائیں گے، یا اب یہ باتیں بس اب خواب ہو چکی ہیں؟ ویلکم بیک. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، کیا آپ اگری کریں گے جو بات عمار نے بریک سے پہلے کہی کہ 10 سال کا جو پلان تھا جس کے بارے میں بڑا ذکر ہوتا ہے، ہائبرڈ نظام، اس کو بالکل وہ اب نا بالکل شرنک ہو کے 2.5 سال تک آ گیا ہے، کیونکہ یہاں پر مسائل بہت سارے ہیں، نہ صرف آپ کی معیشت کے مسائل ہیں، بلکہ جیسے سفارت کاری میں بھی ہم نے جو تعلقات دیکھے پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ خراب ہوتے اس میں بھی ہیں، اور جیسے انہوں نے کہا کہ سلامتی کے بھی پھر مسائل ہیں. دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ تمام ہوائی نیریٹیوز ہیں جو کہ پھلجھڑیاں ہیں، جو کہ ہر 15 بعد چھوڑ دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جس کا بھی ذکر کیا گیا کہ نجم سیٹھی صاحب وہاں لنڈن سے بیٹھ کے کہہ رہا لنڈن میں ہی ہیں، کافی عرصے سے غائب ہوئے ہیں، وہاں سے پروگرام کرتے ہیں. کیا جناب وہ شہباز شریف جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے گا، اور یہاں پہ چودھری نثار حسین جو ہے وہ اس کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ صرف ہوتا ہے مقصد کیا ہے کہ انسرٹنٹی قائم رہے. بریگیڈیئر صاحب، آپ ایک ایسے صحافی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو جید صحافی جنہیں ہم کہتے ہیں نا، جن کا پروفیشنلزم اوڑھنا بچوڑنا، تھورو پروفیشنلز کی بات کر رہے ہیں. یو آر سیئنگ کہ انہوں نے پلانٹ کیا ہے، دے آر پلانٹنگ دیز نیریٹیوز. دیکھیں، یہ پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی ہے، ان کی یہ سوشل میڈیا اسٹریٹجی ہے، الیکٹرانک میڈیا اسٹریٹجی، ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ ہر 15-20 دن کے بعد ایک نیا نیریٹو، ایک نیا چیز سامنے لانی چاہیے.
ताकि मामला डिस्टेबलाइज रहे, लोग परेशान रहे, एक अनसर्टनिटी रहे, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टनिटी रहे, बिजनेस वाले जो हैं वो फ्लरिश ना कर सकें, ये तमाम चीज़ें। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ इस तमाम सूरत हाल में कहाँ इस साल हमारा FPR, आई हैव नेवर हर्ड इट बिफोर, FPR ने पिछले साल के मुकाबले में रिकॉर्ड अभी तक 3,800 अरब टैक्स रेवेन्यू लिया, और डिस्पाइट दिस कोविड इकोनॉमी इस जून के एंड तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, डिस्पाइट ये फिर लॉकडाउन का थोड़ा चक्कर हो गया, कि वो जाएंगे, उन्होंने 4,500 अरब को टच करना है, रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ओके, सो नंबर 2, अच्छा नहीं क्योंकि वक्त बहुत कम है, यू आर ट्राइंग टू से कि इस वक्त बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रही है, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब कहीं जाएं। देयर इज नो सच थिंग एज बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेस्ट बेहतरीन तो है, वो तो एंड रिजल्ट है, लेकिन बेहतरी की तरफ अगर आप जा रहे हैं, अभी ये क्या इनकी प्लान है, ये इनकी सोच ये है कि शौकत तरीन साहब आए हैं, ठीक है, इनका अपना फैसला है, और वो कह रहे हैं कि जनाब मैं हर हालत में 2 साल में 5 to 6% ग्रोथ रेट ले जाना चाहता हूं, एंड दिस इज हाउ वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, हियर द रोड मैप। और वही 2 साल के बाद इलेक्शन होने। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये PDM फेल हो गया, हर देखे ना, मैं फिर वही बात है, एंटी डेमोक्रेटिक इमरान खान साहब कभी भी असेंबली नहीं तोड़ेंगे, ऐसा ही है? Why should he? Okay, इतनी मेहनत के बाद वो यहाँ तक पहुंची हैं, ठीक है। when things are improving and things are going up despite the मुजम्मिल COVID situation, ठीक है, मुजम्मिल तो साहब, हाँ ठीक है, क्या जरूरत है? चीजें Why बेस्ट should नहीं है, बेहतरीन नहीं है, लेकिन बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और Absolutely. ऐसे में ये सारी बातें जो आप सब तज्जिया निगार हमें बताते हैं, ये प्लांटेड हैं, ऐसा Yes. कहना है ब्रिगेडियर साहब का। क्या मतलब इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप कि वाकई ये सिर्फ प्लांटेड बयानियां है, या इमरान खान साहब को भी नजर आ रहा है, उनके वुज़रा को भी नजर आ रहा है कि कहाँ चीजें खराब हो रही हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब इज अनएबल टू सी? और ऐसे 2 साल गुजर जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। जी मुजम्मिल। देखें, पहली बात तो ये है कि हम पता नहीं ब्रिगेडियर साहब को किसका बयानिया प्लांटेड और किसका नॉन प्लांटेड लगता है, क्योंकि उनकी अपनी नजर है देखने की और सोचने की। सही। मुझे तो वो लगता है कि जब वजीर आजम काबीना को कहते हैं कि हमारे पास 6 महीने हैं, नहीं तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, हमें कुछ काम करना चाहिए, हमारी कारकर्दगी ठीक नहीं है, और अब कल भी वजीर आजम कह रहे थे कि मेरे कुछ वुज़रा की कारकर्दगी ठीक नहीं है, मैं उन्हें बदलना चाहता हूँ, 4 वजीर खजाना बदल चुके हैं, अगर ग्रोथ रेट 5 से 6% पे लेके जाना था तो 6% से 1.5% पे क्यों लेके आए? मेरा मतलब है कि वो क्यों लाए आप मेरा मतलब है कि आप अपनी ही बातों की जब नफी करते हैं खूबसूरती के साथ और सोचते हैं कि लोगों को समझ नहीं आती, लोग बहुत बेवकूफ हैं, लोग प्लांटेड नैरेटिव नहीं लेते, लोग आपकी बातों से ही नैरेटिव लेते हैं। जब आपके वजीर कहते हैं हमें काम ना करने दिया गया तो हम असेंबलियां तोड़ देंगे, भाई शहबाज शरीफ ने काम करने से रोका हुआ है, जिसने जो रोकते हैं और जिन्होंने रोका हुआ है और जिनसे आपका तनाजा चल रहा है, आप ये हुकूमत खुद बयान कर रही है। कल वजीर आजम जो मैसेजिंग कर रहे थे कि 5 अगस्त वाली पोजीशन पे पहले आए, उससे पहले जो इफ्तारियों पर बात होती रही पिंडी में कि 5 अगस्त और 370 तो हमारा इतना बड़ा इशू नहीं है, और वो जो बातें आई और वो इमरान खान की बातों से मिलाकर पढ़ लें, कभी ट्रेड खोलने की बात करते हैं इंडिया से, कभी बंद करने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि अब जो मुलाकात हैं वो ISI चीफ और रॉ चीफ के दरमियान हो रहे हैं, और वो वजीर खारजा कहते हैं वो सरे राह मुलाकातें हैं, सरे राह। अब ये 2 इंटेलिजेंस चीफ सरे राह मिलते हैं तो ये शाह महमूद को पता होगा, चूंकि मेरा ख्याल है उन्हें कुछ भी नहीं पता इमरान खान और शाह महमूद को, और अगर वो 2023 तक बैठना चाहते हैं तो उन्हें वाकई कुछ पता नहीं होना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब क्या बताना चाह रहे हैं, क्या नैरेटिव? नैरेटिव हुकूमत के बयानात और उसके इकदामात से बनता है, ऑपोजिशन से कोई बयानिया नहीं बनता। ऑपोजिशन तो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रही होती है। मसलन जब हुकूमत ने सफीरों की बेइज्जती की और उसके बाद इंडिया में जो कुछ छपा और उसके बाद जो उसकी तरदीद की, जो अपना चाटा वापस, तो उससे जो बयानिया बना वो ऑपोजिशन ने बनाया है। बिल्कुल। जो उससे पहले आप चावल लेके आए हैं सऊदी अरब से, वो बयानिया ऑपोजिशन ने बनाया है। देखिए, हुकूमत के अपने इकदामात बयानिया बनाते हैं क्योंकि ड्राइविंग फोर्स पर हुकूमत होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हुकूमत गाड़ी चला रही है, जिस तरफ भी ले जाए चलाकर, ऑपोजिशन ने उस तरफ को जाना है। ओके, अब तो मैं समझता हूं कि कुछ भी प्लांटेड जो नहीं गैप्स है। नजर आ रहे हैं, जो गैप्स नजर आ रहे हैं वो हुकूमत को ही नजर आ रहे हैं। हुकूमत खुद ही उन गैप्स को बयान कर रही है, हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो उनकी बयानात की रोशनी में बात कर रहे हैं। अच्छा, मुजम्मिल ने एक जुमला नाज़िर साहब, एक जी जुमला, मेरे, हाँ, वो तो लास्ट मिनट जब इमरान खान मदीना में लैंड किए थे और उन्होंने अपना
जूते नहीं पहने हुए थे, बेयर फुटेड वो गए हैं, तो लोगों ने उसमें भी बहुत बयानिए बनाए थे, बड़े नैरेटिव बने थे यहाँ पे। देखें यहाँ पे जो हुकूमत के ऊपर हर एक चीज जो है ना वो कमेंट और बयानिए में फर्क समझे ब्रिगेडियर साहब, देयर इज अ डिफरेंस। मैं ये कहता हूँ देयर इज नहीं, बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। अच्छा चलिए हम इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम करेंगे कि कमेंट और बयानिया क्या है। और आप जो कह रहे हैं कि वक्त कम है, अमार भी इस पर बोल दें तो बेहतर है। जो आपने कहा अमार के बड़ी तेजी से सियासी तब्दीलियां हमें नजर आ रही हैं और ईद के बाद आपने कहा बहुत और भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। क्या इमरान खान साहब उनके इर्द गिर्द के रुफका वुज़रा भी समझ रहे हैं कि ये प्लांटेड बयानिया नहीं बल्कि डायरेक्ट मैसेजिंग की जा रही है? अब देखिए, जो हमारे दोस्त हैं पीटीआई में, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी जहनी कैफियत से तो यही लग रहा है कि अब नौकरी ख़त्म हो चुकी है, ये आखिरी महीना वो गुजार रहे हैं, अगले महीने की तनख्वाह भी नहीं मिलनी। और उनको सबसे ज़्यादा खौफ पता है क्या है? उनको ये नहीं, उनको हुकूमत जाने का खौफ नहीं है, उनको खौफ सबसे बड़ा ये है कि जो सलूक हमने अपोजिशन के साथ किया, कहीं अगली हुकूमत हमारे साथ भी वो सलूक ना करे। इसलिए कि जिस तरह अब इंतकाम लिया गया, जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह लोगों को जेलों में घसीटा गया, जिस तरह फैमिलीज़ का मीडिया ट्रायल किया गया, जिस तरह ख़वातीन के हवाले से गलीज़ ट्रेंड शुरू किए गए सोशल मीडिया पे, अगर ये इन लोगों के साथ हुआ तो इनमें से तो वो और लोग थे जो 2-2 साल बेगुनाह जेलें काट आए, ये तो एक हफ्ता जेल में नहीं रह सकते। ये अब खौफ उनको आने लग गया। दूसरा, बयानिए के हवाले से बात हुई कि बयानिया हुकूमत का होता है या अपोजिशन का होता है। मेरे ख्याल में बयानिया वो होता है जो सड़क पे खड़ा आदमी कह रहा हो, और आप सड़क पे खड़े किसी शख्स से आज पूछ लीजिए कि इमरान खान को लाने वाले कौन हैं, इस महंगाई और मईशत की बर्बादी का सबब कौन है, वो आपको एक जुमले में बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हमारी मुलाकात आप सब मेहमानों से भी और अपने नाजरीन से भी ईद के बाद होगी, इसलिए आप लोगों को एडवांस में हम ईद मुबारक कहते हैं। ईद के मौके पर ना भूलिएगा उन लोगों को जिनके घर ईद शायद इसलिए नहीं सेलिब्रेट की जा रही हो कि उनके प्यारे उनके साथ नहीं रहे। और ज़ाहिर है SOPs भी बिल्कुल आपने फॉलो करना है, क्योंकि मिलकर ही हम इस कोरोना वबा पर, इसके जो स्प्रेड है, इसको हम रोक सकते हैं। अकेले सिर्फ लॉकडाउन से चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।